मोफोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्रेनेज बेसिन, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। आगे एक करने में ये कहाँ से पढ़ना है, चैप्टर नंबर 19 है मोफोमेट्री ऑफ ड्रेनेज बेसिन सविंदा सिंह में, ठीक है। तो टॉपिक है मोफोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ, और यूनिट क्या हमारी इसमें किसकी मेजरमेंट करने में, ड्रेनेज बेसिन की। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मोफोमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, मोफोमेट्री क्या होता है। तो जनरली तो मोफोमेट्री का मतलब होता है, मोफो होता है फॉर्म और मेट्री होता है मेजरमेंट। तो किसी भी फॉर्म की मेजरमेंट करना, दैट इज़ मोफोमेट्री। अब वो फॉर्म कुछ भी हो सकती है, कोई नेचुरल फॉर्म हो सकती है, प्लांट एनिमल्स कुछ भी, कोई रिलीफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल फॉर्म हो सकती है, ठीक है। ये जनरल टर्म होते हैं। लेकिन जब हम जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं तो हम किस फॉर्म की स्टडी करते हैं, तो इसमें दो तरीके की होते हैं, ठीक है। या तो आप वहाँ के रिलीफ की, वहाँ के लैंड की कर रहे हो, या फिर वहाँ के फ्लूवल मॉर्फोमेट्री की कर रहे हो। मतलब एक रिवर है, वो बह रही है, तो उसने जो भी इसका वैली है, उसने जो रास्ता क्रिएट किया है, उसके पूरे ड्रेनेज बेसिन का, मतलब वाटर से रिलेटेड जितने भी चेंजेस वाटर ने किए हैं, जो भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर उसके ड्रेनेज बेसिन है, जिससे जितने एरिया तक वो वाटर ड्रेन कर रही है, तो वहाँ की कंप्लीट मेजरमेंट करना, ठीक है। या फिर आप सिंपली रिलीफ की किसी पहाड़ की प्लेटू को पकड़ के उसकी स्टडी कर रहे हो, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना गोल है, कितना बड़ा है, ठीक है, कहाँ से किस एंगल पे है, किस तरीके से। या फिर आप रिलीफ की कर रहे हो, या फिर एक दूसरा क्या हो सकता है, आप ड्रेनेज बेसिन को एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेके चल रहे हो, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में। तुम्हारा जो सिलेबस है वो बेसिकली फोकस है इस वाले पे, ठीक है। यानी इसमें हम किस पे फोकस करेंगे, हमें किसकी मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस करनी है, हमें ड्रेनेज बेसिन की करनी है। और इसके फिर अलग अलग मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। ये फिर थोड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बुक से ही डाला है। तो जैसे रिलीफ मॉर्फोमेट्री है, इसकी अगर हमें स्टडी करनी है, किसी रिलीफ की अगर हमें मेजरमेंट करनी है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, एब्सोमेट्रिक कर्व्स, क्लाइनोग्राफ, ये सारे तरीके होते हैं। इसी तरीके से अगर हमें फ्लूवल मॉर्फोमेट्री है, तो इसके बेसिकली इसको ना, क्योंकि हमारा मेन तो यही सिलेबस में ड्रेनेज बेसिन की हमें एनालिसिस करें ना, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। तो उसके जो होते हैं, देखो क्या होता है, जियोमॉर्फोलॉजी में मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस यानी उसकी कंप्लीट स्टडी करना, फॉर्म की कंप्लीट मेजरमेंट करना, दो तरीके से हो सकती है। तो रिलीफ की हो सकती है, या फिर ड्रेनेज बेसिन की हो सकते हैं। हमारे सिलेबस में ये है, हमें ड्रेनेज बेसिन की मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस करनी है। अब ये जो होती है, ये 3 तरीक़ों से हो सकते हैं, 3 डायमेंशंस में हो सकते हैं। एक मैं सिर्फ उसकी लेंथ को मेजर कर रही हूँ, कितनी लंबी है, अच्छा लेंथ वाइज इसकी रैंक क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। या फिर ठीक है, एक ये तरीका होता है। फिर दूसरा होता है जिसमें मैं इसकी 2 डायमेंशन ले रही हूँ, जिसमें यानी मैं एरिया क्या होता है, 2 डायमेंशंस को शो करता है। मतलब मैं इसकी लेंथ भी देख रही हूँ और मैं इसकी ब्रेड्थ भी देख रही हूँ, अच्छा इतने एरिया तक फैली हुई है, इतना एरिया कवर कर रही है, इस टाइप की। फिर उसके बाद होती है तीसरी इसकी स्टडी होती है, ना सिर्फ लेंथ ना सिर्फ ब्रेड, उसकी 3 डायमेंशनल स्टडी, मतलब उसकी लेंथ ब्रेड हाइट सभी की मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ड्रेनेज बेसिन होगा उसकी स्टडी कि 3 एस्पेक्ट से हम कर सकते हैं। लीनियर एस्पेक्ट, जिसमें मैं उसकी सिर्फ लेंथ से रिलेटेड एस्पेक्ट को पढ़ूंगी। एरियल में मैं उसके 2 डायमेंशंस को पढ़ूंगी, लेंथ और ब्रेथ। और रिलीफ एस्पेक्ट मतलब उसके 3 डायमेंशंस के हिसाब से मैं उसकी पूरी कंप्लीट मेजरमेंट ले रही हूँ, ठीक है। तो ये 3 एस्पेक्ट से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लीनियर एस्पेक्ट्स है इतना, ठीक है, लीनियर एस्पेक्ट्स में भी बता रखा है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। वही है, इसमें तो क्या ही कर सकते हैं हम, लेंथ ही तो देख रहे हैं, तो उसकी ऑर्डरिंग कर देंगे, हाई लंबे छोटे, ये पहले है बाद में है, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं। ऐसे ही एरियल एस्पेक्ट्स की जब हम मेजरमेंट करेंगे तो इसमें भी अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं मेजरमेंट के, ये हो गए। रिलीफ के अपने अलग अलग हैं। आज हम करेंगे सिर्फ लीनियर के जो सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है। लीनियर में हमारे सिर्फ ये स्ट्रीम ऑर्डर वाला दे रखा है, ठीक है, स्ट्रीम ऑर्डरिंग, और इसके भी सिर्फ हार्टोन और स्ट्रोहलर का दे रखा है। उसके बाद आता है थोड़ा बैकग्राउंड, अगर इसका देखा जाए तो यही है, जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं इनकी एप्लीकेशन जियोमॉर्फोलॉजी में मेनली स्टार्ट हो जाती है आर हॉर्टन के टाइम से, 1945 से। मतलब जियोमॉर्फोलॉजी जो थी इट बिकम्स मोर साइंटिफिक, ज़्यादा स्टैटिस्टिकल मेथड्स को 1945 से ऐड करना शुरू कर देगी, ठीक है। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। इसके फर्स्ट चैप्टर में भी जब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो भी आती है, तो ठीक है। आर हॉर्टन ने 1945 में स्टैटिस्टिकल मेथड्स के एप्लीकेशन को जो है ज्योग्राफी में, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी में और इंक्रीज़ किया। इसके 3 फेज़ में डिवाइड कर रखे हैं इसकी हिस्ट्री को भी। अर्ली फेज़ जिसमें मैक्रोमॉर्फोमेट्री पढ़ते थे, मतलब इतना डिटेल में नहीं जाते थे, ऊपर ऊपर से
थोड़ा मोटा मोटा देख लिया, अच्छा ठीक है इतना वही है, ये 19th सेंचुरी में होती थी। फिर सेकंड फेज़ आया था, थोड़ा इसमें थोड़ी और डिटेल में ही जाने लगे, बट बहुत ही स्पेसिफिक अच्छे से मेजरमेंट करना और स्मॉल स्केल मतलब लार्ज स्केल पे जाके, लार्ज स्केल मतलब स्मॉल एरिया लार्ज इंफॉर्मेशन निकालना, तो ये स्टार्ट हो जाती है आपकी आर.ई. हर्टन के टाइम से। ठीक है, तो 3 फेजेस में इसकी मेजरमेंट जो मॉर्फोलॉजी में स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इंट्रोडक्शन इन 3 फेजेस में होता है। ठीक है, पढ़ लेना अपना, कुछ नहीं है इसमें। तो कुल मार के हम सीधा मेथड्स पे आते हैं। तो लीनियर एस्पेक्ट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो स्ट्रीम ऑर्डरिंग और ये सारे होते हैं। तो स्ट्रीम ऑर्डरिंग क्या होता है, इसमें ना हम हिरारिकल पोजीशन देते हैं, लाइक नंबर 1 नंबर 2 हायरार्की बना देते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, तो इसमें हायरार्किकल पोजीशन होती है स्ट्रीम्स की। ठीक है, कि सबसे पहले तो एक ड्रेनेज बेसिन ले लेते हैं। ड्रेनेज बेसिन मतलब जैसे रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो जो कंप्लीट एरिया जो एक रिवर ड्रेन कर रही है उसका ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है, तो जो ड्रेनेज बेसिन है, सपोज मैंने यहाँ पे एक रिवर इधर से जा रही थी, ठीक है, इधर से इसकी ट्रिब्यूटरी इधर जाके ये सी में मिल गई, यहाँ पे हमारा माउंटेन है, इधर से एक रिवर जा रही थी, तो इसका ड्रेनेज बेसिन ये होगा, इसका ड्रेनेज बेसिन ये होगा। ठीक है, तो सपोज मैंने ये वाला ड्रेनेज बेसिन लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि किसी भी ड्रेनेज बेसिन में आप उसकी जो स्ट्रीम्स है उनको हायरार्किकल पोजीशन देते हो। ठीक है, तो इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। ये स्टार्ट किसने किया था, ग्रेविलस ने स्टार्ट किया था 1914 में। ठीक है, शुरू किसने किया था 1914 में, ग्रेविलस ने। ठीक है, तो हमें कौन सा करना है, हार्टन का करना है और इसका करना है स्ट्रॉलर का करना है। पहले हार्टन का समझ लेते हैं। ठीक है, हार्टन कौन था, अमेरिकन था और 1932-35 में से दिया था, और ये अपोजिट टू ग्रेविलस था, मतलब जो फर्स्ट जिसने सबसे पहले शुरू किया उसका बिल्कुल अपोजिट मेथड इसने दिया था। ये मैं बताऊंगी आगे कैसे था। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो इंडिपेंडेंट स्ट्रीम्स होती हैं, ये आगे से समझ आएगा, पहले आगे से ही कर लेते हैं। देखो देखो सपोज ये मेरी एक पूरा एक रिवर सिस्टम मैंने ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हार्टन मेथड क्या कहता है कि नंबरिंग करना शुरू करो। कहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, जो इंडिपेंडेंट स्ट्रीम है, इसमें से इंडिपेंडेंट कौन है, कौन किसी और के वाटर से नहीं फीड, कोई और उसको पानी नहीं दे रहा, तो जैसे ये वाली है, ये इंडिपेंडेंट है, इसको दो नंबर 1। ठीक है, फिर ये भी इंडिपेंडेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको भी दो नंबर 1। ठीक है, जैसे ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी नंबर 1 ऑर्डर की हो गई। ऐसे ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी 1 1, ये भी 1। ठीक है, 1 और 1 मिल के। ठीक है, जब फर्स्ट ऑर्डर की, देखो एक तो ये है इंडिपेंडेंट स्ट्रीम को क्या देना, 1 1 1 देना है, फर्स्ट ऑर्डर की हो गई वो। जब दो सेम ऑर्डर की मिलेंगी ना, फॉर एग्जांपल ये 1 ऑर्डर के, ये भी 1 ऑर्डर के, जब दोनों सेम ऑर्डर की होंगी तो जो उनके आगे की जो रिवर बनेगी ना, मतलब जो स्ट्रीम बनेगी, वो उनसे अगला नंबर दे दिया जाएगा उसको, ये बन जाएगी 2। ठीक है, समझ आया। सब फॉर एग्जांपल अगर ये थी 2 और ये थी 2, तो ये 2 और 2 जब मिलेंगे तो इसका नेक्स्ट नंबर इसको मिल जाएगा, अगले वाले को 3। लेकिन अगर ये सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल ये 3 है और ये 2 की 2 ही है, तो अब दोनों जब मिलेंगी ना, तो इनमें से जो बड़े वाले का नंबर है ना वो कैरी हो जाएगा। तो अगर ये 3 थी, ये 2 थी, तो जो आगे कंटिन्यू होगी इसका नंबर नहीं बढ़ेगा, इसको 3 ही बोला जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों बराबर नहीं है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो हॉर्टन मेथड क्या कहता है कि इंडिपेंडेंट ऑर्डर वाली स्ट्रीम को 1 देना है, उसके बाद जहाँ पे वो मिलेंगी और जहाँ पे या फिर दो सेम नंबर वाली सेम ऑर्डर वाली स्ट्रीम्स जब मिलती हैं, तो वहाँ से जो नंबर होता है वो एक नंबर आगे वाली रैंक उसको मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये मेथड यहीं ख़त्म नहीं होता। ठीक है, इसकी सेकंड पहले ग्रेविलस का भी कर लेते हैं। ग्रेविलस क्या कहता है, वो नीचे वाले से शुरू करता है, वो इंडिपेंडेंट को नहीं, जो मेन बन के आएगी ना उसको 1 देता है, फिर इससे सपोज इससे जुड़ी हुई ये वाले इसको 2 देगा, फिर इससे जो जाएंगी ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, मतलब ग्रेविलस उल्टा है। ठीक है,
समझ आ गया ना। मतलब ग्रेविलस उल्टा है, वो मेन स्ट्रीम से जो मेजर रिवर है ना हमारी, उसको वन वहाँ से शुरू करता है, लेकिन ये कहता है इंडिपेंडेंट स्ट्रीम से शुरू करो, ये वन, फिर उससे जो मिलके बनी वो नेक्स्ट टू। समझाती हूँ, देखो ठीक है। अब देखो इसमें हार्टन मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट स्ट्रीम्स है उनको दो, वहाँ से ऑर्डर वन शुरू हो जाएगा, वन, ये भी वन है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, ये भी वन 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 है, ठीक है, सारे इंडिपेंडेंट को दे दिया। देखो यहाँ से ये जो आ रही है ये भी तो इंडिपेंडेंट है, इसको भी वन दे दिया, ठीक है, हो गया, ये भी वन हो गई, जितने भी इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं ना सबको वन दे दिया। उसके बाद ये वाली और ये वाली यहाँ मिलेंगी, ठीक है, अब ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, सेम ऑर्डर हो गया, मतलब ये भी वन है, वन सेम ऑर्डर की है, तो अगली वाली जो इनसे मिलके बन के जाएगी वो कौन सी होगी, वो टू की होगी, मतलब अगला नंबर होगा टू, ठीक है। अब ये वन की थी, अब इधर से देखो ये वन है और ये वन है, तो ये वाली जो आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, टू। अब ये टू इधर से आ रही है, वन इधर से आ रही है, सेम ऑर्डर नहीं है, एक बड़ा एक छोटा है, तो बड़े वाला ही कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ से कौन सी चलेगी, टू चलेगी, ठीक है। उसके बाद ये वन की वन ही है, ठीक है। अब टू है सेम ऑर्डर है, तो सेम ऑर्डर है तो हमेशा क्या होगा, जब सेम ऑर्डर होगा तो सेम ऑर्डर जब भी होता है तो नेक्स्ट जो आगे निकलेगी वो क्या होगी, नेक्स्ट ऑर्डर बन जाएगा उसका, वो थ्री की हो जाएगी। अब थ्री है, थ्री इधर आ रही है और ये इधर वन है, तो थ्री और वन जब मिलेंगी तो क्या बनेगा, फोर नहीं, ये थ्री ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, और ये थ्री है, तो इसमें बेसिकली तीन ऑर्डर ही हैं इस पूरे ड्रेनेज बेसिन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हार्टन मेथड ख़त्म नहीं होता है, ये फिर से क्लासीफाई करता है, ये क्लासीफाई करने के बाद ये रीक्लासीफाई करवाता है, ठीक है, इसमें क्योंकि इसको एक शेड देनी है। उसके बाद क्या होता है, तुम्हें ना ये देखना है कि इनमें से और फर्दर बड़ा कौन है। सपोज इसमें यहाँ से दो की शुरू हो गई है, ठीक है, तो मैं क्या देखूँगी कि यहाँ से लेके ये दो की है, ठीक है, लेकिन अब मैं देखूँगी कि इसमें से बड़ी कौन सी है, अगर ये वाली बड़ी है फॉर एग्जांपल तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूँगी, तो अब इसको मैं वन नहीं दूँगी, इसको मैं दो वाली से ही डिनोट करूँगी। सपोज मैंने ग्रीन से दो की दिखाई तो इसको मैं ग्रीन से ही दिखाऊँगी, ठीक है। उसके बाद ये दो और ये एक थी, ये अपना दो ही कंटिन्यू होगी, तो ये भी दो है, ठीक है। मतलब इसमें से ये देखना है कि बड़ी कौन सी है, तो उसको उसी से करना है। सपोज ये है एक और एक, इसमें से सोचो ये दोनों सेम ही लेंथ की हैं, तो मैं कोई भी अपनी डिस्क्रिप्शन से चूज़ कर सकती हूँ, तो ये भी पूरी दो हो गई, ठीक है, दो और दो तीन, यहाँ से शुरू हो जाएगी तीसरी, यहाँ से तीसरी है, ठीक है। लेकिन अब मैं देखूँगी कि इनमें से फिर बड़ी कौन सी है, इसमें से बड़ी ये वाली है, तो मैं इसको भी अब थ्री ही बना दूँगी, तो ये कुछ ऐसी बनेगी। तो इस पूरी को एक शेड दी जाएगी, इसको एक शेड दी जाएगी और इनको एक शेड दी जाएगी, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, इस मेथड में इसमें सबसे पहले क्लासीफाई करना होता है, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, क्लासीफाई करना होता है, ठीक है। इसमें एक बार क्लासीफाई हो जाए, सपोज इसको वन दे दिया, इसको वन दे दिया, इसको वन, इसको वन, इसको वन, ठीक है, फिर यहाँ से टू हो गई, फिर यहाँ से टू हो गई, टू टू, यहाँ से थ्री हो गई, ये वन वन वन, ये टू, ठीक है, थ्री टू, थ्री ही हो गई। एक बार क्लासीफाई करने के बाद उसके बाद मैं दोबारा देखूँगी, ठीक है, उसके बाद दोबारा देखना है कि अच्छा वन और टू से टू होगी। अब लेकिन मुझे टू मैं चलाऊँगी ना, तो मेरे को इनमें से भी एक को टू बनाना पड़ेगा जो सबसे लंबी होगी। सपोज़ ये है तो इसको भी मैं टू ही कैरी कर दूँगी। ऐसे इसको वन 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 है, उसके बाद दो वन वन है और ये है,
सपोज़ ये है 2, ठीक है। तो इसमें से मैं देखूँगी सपोज़ ये वाली बड़ी है तो ये 2 हो गई। अब 2 2 ये 2, ये वाली 2 इसको अलग शेड दी जाएगी। सपोज़ मैं इसको ग्रीन से कर लेती हूँ। अब ये 2 को ये वाली दूँगी, ये वाली को 1 दूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी 2 आ गई थी ये, ठीक है, यहाँ से भी 2 आ गई थी। अब यहाँ से 3 शुरू हो रही है, ठीक है, यहाँ से 3 शुरू हो रही है ऐसे। अब मैं देखूँगी इनमें से भी कौन सी बड़ी है। तो सपोज़ ये बड़ी है तो ये पूरी, यानी जो हमारी मेन रिवर है वो ये हो गई और ये सारी इसकी ट्रिब्यूट होगी। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि रेड कलर मेजर ट्रंक के लिए, या फिर जो भी है 3 है तो 3 थर्ड ऑर्डर है, जो ग्रीन कलर है वो सेकंड ऑर्डर की है, बाकी जो ब्लू बच गई, मतलब ठीक है समझ आ गया ना, फर्स्ट ऑर्डर की है। लेकिन जो स्ट्राहलर मेथड है ना, जो स्ट्राहलर मेथड है उसमें क्या है, इन सब का कोई झंझट ही नहीं है। उसमें इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए स्ट्राहलर ने क्या किया कि इसका ज़रूरत ही नहीं है। तुम एक काम करो, तुम सेगमेंट्स ही बना लो, ठीक है, रिवर सेगमेंट्स बना लो, इसमें झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, सपोज़ इसको मैंने दिया था 1, इसको मैंने 1 दिया था, फिर 1 1 यहाँ पे 2 हो गई, इधर से 1 है, ये इंडिपेंडेंट स्ट्रीम 1 और 2 ही कंटिन्यू रहेगी। ये है 1 1 और 2 मतलब वही है, सेम है कि सेम ऑर्डर के मिले तो ही नेक्स्ट ऑर्डर बनता है। जैसे 1 और 1 सेम ऑर्डर के है तो 2 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 अलग अलग ऑर्डर्स के हैं तो बड़े वाला ऑर्डर कैरी रहेगा। 1 1 1 ऑर्डर के जो इतनी भी इंडिपेंडेंट स्ट्रीम है वो 1 1, फिर 1 1 1 1 1 1 1, ये सारे मिलके क्या बन गई 2, ठीक है। फिर 2 2 2 2 मिलके क्या बन गई 3, और 3 इधर से 1 1 2 2, ये 1 1 1 3 और 2 2 मिलके 3 ही कैरी रहेगी। 3 ही ऑर्डर बने इसमें। फिर उसके बाद इसमें क्या करता है, इसमें वापस से रिक्लासीफाई नहीं करना होता। इसमें ये कहता है कि ठीक है जितना हो गया, इसमें फर्स्ट वाले का ना उसको कट कर दो, वो अलग सेगमेंट हो गया, ठीक है, वो अलग सेगमेंट हो गया। यहाँ पे 1 ख़त्म हो रहा है ना, ये अलग सेगमेंट है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारे अलग सेगमेंट है, इनको कुछ नहीं। तो इसमें कहता है अच्छा 2 यहाँ से शुरू हुआ है तो 2 ये रहा, 2 यहाँ से शुरू है ना तो ये 2 का सेगमेंट रहेगा, 2 ये है तो 2 ये ही रहेगा, 3 ये है, 3 यहाँ से बनना था, 3 अगर यहाँ से बना था तो यहीं से 3 रहेगा। ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं कि ऊपर से फिर देखो कि इनमें से बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा कौन है, नहीं। जैसे कहते हैं जहाँ से जो बननी शुरू है ना वो उस ऑर्डर की वहाँ का अलग सेगमेंट कर दो, उसको वापस बैकग्राउंड में मत लेके जाओ कि वहाँ से कभी शुरू हुई थी, अच्छा इसमें से देखो इनमें से कौन बड़ी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। इसमें सब सिंपल है, 1 1 बनी, 1 के बाद 2 बनी, अपना 2 वाले को लग दे दो, ये कौन सा कलर है ये, ठीक है, ये अपना अलग सेगमेंट हो गया, ठीक है। इसमें ऐसे बनते हैं, इसमें कलर नहीं यूज़ करने, शेड्स यूज़ करनी है अलग अलग, ठीक है। जैसे इस वाले को डैश डैश दे दिया, इसको डैश डॉट, फिर इसको बड़ा सा कर दिया, ठीक है, ऐसे करना है। समझ आया कि नहीं आया, दोबारा एक बार लास्ट टाइम कर लेती हूँ। एक बार शीट्स देख लेना फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं दोबारा से क्या है। जो इंडिपेंडेंट स्ट्रीम है, हॉटन कहता है इंडिपेंडेंट स्ट्रीम को दो 1 1, इसको दिया 1, इसको 1, ये सारी इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। ये भी इंडिपेंडेंट है, इसको भी 1 दिया, ये इंडिपेंडेंट है, इसको भी 1 1 1, ठीक है। ये वाले भी इंडिपेंडेंट है, इसको भी 1, इसको भी 1, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है हॉटन मेथड, सेम ऑर्डर की हो जाए ना, जैसे ये तीनों एक ही साथ मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट ऑर्डर शुरू हो जाएगा। सेम ऑर्डर की मिल रही है तो यहाँ से सेकेंड ऑर्डर शुरू हो जाएगा। अब सेकेंड और फर्स्ट की मिलेगी तो यहाँ से सेकेंड ऑर्डर ही कंटिन्यू रहेगा, इंक्रीज़ नहीं होगा। ये 1 1 की है तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर बन जाएगा 2 2 और 2 मिलेंगी तो यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा, क्या बन जाएगी 3, ठीक है। 3 और 1 मिलेंगे तो 3 ही कंटिन्यू रहेगा, 1 और 3 मिलेंगी तो 3 ही कंटिन्यू रहेगा। तो मेन हमारे कितने ऑर्डर बने इसमें 3। लेकिन हॉटन मेथड यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, वो कहता है रिक्लासीफाई करो। अब इसमें से भी देखो कौन बड़ा है। अब देखो जैसे 2 है, 2 की थी ना ये, अब इसमें से देखो इन तीनों में से कौन बड़ा है। अगर तीनों सेम है तो कोई भी ले लो, बट मैं मेजर करो थ्रेड से करो या रोटोमीटर से करो, कैसे भी करो। इसके बाद सपोज ये वाली है तो ये पूरी ये 1 का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दी। अब ये 1 ही क्या बन गया, ये 2 बन गया, ठीक है। वो 1 गायब कर दी, ये कर दिया, ठीक है, कि ये सेकंड ऑर्डर की है, ठीक है। उसके बाद इसमें से देखो, इसमें से 2 है, ये 1 1, इसमें से सपोज ये वाली बड़ी है तो ये 2 ये पूरी वाली हो गई, ठीक है। वो वाली 1 की एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दी, ठीक है।
उसके बाद इनको तो चाहिए ही नहीं, इनका तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद तो थर्ड को देखो, थर्ड जो है यहाँ से शुरू होते हैं, तो यहाँ से देखो अब कौन से में इसको ज़्यादा बड़ी रहेगी, ये वाले में या ये वाले में। सपोज़ ये वाली है तो थर्ड वाली ये पूरी बन जाएगी, 2 की एग्जिस्टेंस ख़त्म, ये थर्ड वाली ये पूरी बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो पूरी ब्लू आई है इसको थर्ड ऑर्डर की शेड देनी है, और बाकी इस वाले को 2 की और ये 1 की, इस तरीके से रह जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी हॉटन की इसी रीक्लासिफिकेशन ने जो इसको इतना टफ बना दिया है, इसीलिए स्ट्रॉलर ने दिया कि ऐसा कोई पंगा ही ना रखो, इसे सिंपल क्या रखो तुम, इंडिपेंडेंट स्ट्रीम्स को 1 1 दिया, सपोज 1 1 1 1 1 होके मिलेंगी तो 2, ये 1 1 और 2 मिलेंगी तो हायर ऑर्डर है तो नी इंक्रीज होगा तो 2, ये 1 1 1 1 1 1 मिलेंगी तो 2, 2 और 2 सेम ऑर्डर है तो ऑर्डर इंक्रीज होगा 3, ये 1 की थी, ये भी इंडिपेंडेंट स्ट्रीम है, ये भी 1 है, 3 3 3 ही कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। स्ट्रॉलर इतने में ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग शेड दे दो, जो अपना 2 की है उसको अलग रख दो, ये 2 के तक शेड नहीं, तो ये 2 की है, ये भी 2 की है, ये भी 2 की है, ठीक है। फिर तुम्हारी जो है ब्लू जो 3 की है उसको अलग दे दो। तो इसमें मतलब एक अलग से सेगमेंट्स बट गए कि 1 का अलग सेगमेंट है, 2 का अलग सेगमेंट है और 3 का अलग सेगमेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें तो इसने आधों की तो एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दी थी, इसमें देखते हैं कौन बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से बनेंगी शीट्स। और शीट्स कैसे बनवानी है एक बार ये देख लेना ज़रूर। देखो जो भी टोपो शीट है तुम्हारी, सपोज़ मैंने ये टोपो शीट ली है, कौन सी है, 1/4 डिग्री शीट, एक्सटेंशन कितनी होगी, 15 डिग्री की एक्सटेंशन होगी। सपोज़ 24 डिग्री 15 मिनट है तो यहाँ पे होगी 24 डिग्री 30 मिनट की होगी, ठीक है। इस तरीके से देख लेना एक्सटेंशन होगी। तो इसमें जैसे काफ़ी सारे बॉक्स बने होते हैं, तो देख लेना कोई फिजिकल ज्योग्राफी वाली शीट लेनी है और इसमें देखना है कौन सी में रिवर का पूरा एक अच्छी सी प्यारी सी रिवर का एक्सटेंशन ज़्यादा है, तो उस वाले डब्बे को ट्रेस करना है, ठीक है। उस वाले डब्बे को ट्रेस करना है। और लेट लॉन्ग कैसे निकालना है, ईजी है। जैसे 15 है, 15 का हाफ करोगे 7.5 होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके निकाल लेना कि कौन से बॉक्स को तुमने हाईलाइट किया तो उसके लेट लॉन्ग निकाल लेना, ठीक है। 15 का हाफ कर देना, फिर इधर से 15 का इसका जैसे भी निकले, ठीक है। ऐसे निकलेंगे कैलकुलेट करके, ईजी से हैं। तो जैसे इस डब्बे को ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उस डब्बे को जो ट्रेस करा है उस डब्बे के यहाँ पे लेट लॉन्ग लिखने हैं। और सपोज़ यहाँ पे जो रिवर बनाई है उसको पहले कैलकुलेट करके सारे की ऑर्डरिंग कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर इंडेक्स, सेकंड ऑर्डर, ये वैसे तुम्हें पता ही है सेकंड ऑर्डर का। और फिर यहाँ पे उस तरीके से उनकी शेड देनी है और ऊपर हेडिंग वेडिंग लिख देना। इतना ही है, ट्रेस करा के और फिर ये कैलकुलेशन करनी है जैसे बताइए। हो गया, ऐसे ही बनेंगे। और ग्रेविलस इनका उल्टा होता है, बस।